दार्जिलिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग जो कि भारत के पश्चिम बंगाल का एक शहर है। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत चाय के बागानों की वजह से, वहाँ चलने वाले टॉय ट्रेन्स की वजह से और अपने खूबसूरत हिल स्टेशन की वजह से भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दार्जिलिंग के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काउंटिंग ट्रैक्स पर। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के नए प्लेलिस्ट #इनक्रेडिबल इंडिया में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं भारत में होने वाले सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। वहां पर आप कैसे जा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, आपका क्या ट्रैवल प्लान होगा, क्या बजट होगा, इन सभी जानकारी को लेकर मैं आया हूं आपके पास। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दार्जिलिंग की। तो वर्चुअली चलिए आप मेरे साथ इस नई जर्नी पर और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर हमारे वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भविष्य में आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए वर्चुअली घूमते हैं आज दार्जिलिंग। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप दार्जिलिंग जाने का प्लान कर ही रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरह से कम खर्च में, आसान से आसान तरीके में किस तरह से आप दार्जिलिंग को विज़िट कर सकते हैं और पूरी दार्जिलिंग को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग का आपका टूर प्लान क्या होगा, आप दार्जिलिंग कितने दिनों के लिए जाएंगे, आपका दार्जिलिंग का बजट क्या आएगा, इन सभी चीज़ों की आइटनरी के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग पहुँचे कैसे। दार्जिलिंग आने के लिए वाया रोड, वाया रेलवेज और वाया एयरवेज, ये तीनों सुविधाएं मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। अगर आप फ्लाइट के मोड से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दार्जिलिंग के नियर बाई सिटी बागडोगरा में। बागडोगरा एयरपोर्ट दार्जिलिंग से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप चाहें तो वहाँ से टैक्सीज़ हायर कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्सीज़ आपको मिल जाएंगी तकरीबन 2500 से 3000 रुपये, और आप चाहें तो शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। तकरीबन 500 रुपये पर पर्सन के चार्ज देकर आप बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग तक आ सकते हैं। और अगर बात की जाए बजट ट्रैवलिंग की तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बागडोगरा एयरपोर्ट से नज़दीकी सिलीगुड़ी के बस स्टैंड तक आ सकते हैं और वहाँ के बस स्टैंड से आपको मिल जाएंगी बसेस जो कि तकरीबन 100 से 110 रुपये का चार्ज लेती हैं और वो आपको पहुँचा देती हैं 2.5 से 3 घंटे का समय लेकर दार्जिलिंग। से दार्जिलिंग रेलवे के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा दार्जिलिंग का सबसे नियर बाई रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी दार्जिलिंग से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और इसके बाद अगर आप NJP से न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टॉय ट्रेन्स मिलती हैं। ये टॉय ट्रेन्स आपको न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन जहाँ आप ट्रेन से उतरेंगे वहीं से टॉय ट्रेन की भी लाइन्स आपको मिल जाएंगी। अगर मैं आपको टॉय ट्रेन्स की जानकारी दूं तो न्यू जलपाईगुड़ी से टॉय ट्रेन लेकर के आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं तकरीबन 8 से 10 घंटे में। हालांकि इसके लिए जो चार्जेस हैं वो चार्जेस बाकी फेयर के हिसाब से थोड़े से हाई हैं, लेकिन इसमें आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। 8 से 10 घंटे का ये जो सफ़र होगा, ये सफ़र आपको हिल स्टेशंस की पूरी सैर करवाते हुए दार्जिलिंग तक ले जाएंगी, जिनमें रास्ते में आपको घूम, कुर्सियोंग, ये सारे रेलवे स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे जो कि सभी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के अंडर में आते हैं। अगर मैं टिकट की बात करूं तो NJP से दार्जिलिंग तक के लिए आप टॉय ट्रेन में टिकट लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में तकरीबन आपको 1500 रुपये का टिकट बनता है और AC चेयर कार में 17 से 1800 रुपये का टिकट बनता है। ये टिकट के फेयर थोड़े ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये जर्नी आपकी बहुत ही मज़ेदार होगी, तो आप चाहें तो इस मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कम खर्च में कम फेयर देकर भी टॉय ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। तो तीसरी और सबसे सस्ती सुविधा की बात करूँ तो वो है रोडवेज। अगर आप रोड के रास्ते दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ से आप 30 रुपये का चार्ज देकर सिलीगुड़ी के बस स्टैंड तक आ सकते हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड के बाहर आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, बसेस मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं टैक्सीज़ की तो वहां पर आपको 2500 से 3000 रुपये में आप एक टैक्सी को बुक करके फुल फैमिली जा सकते हैं। या फिर अगर आप सिंगल जा रहे हैं, आप एक सोलो ट्रैवलर हैं, तो आप टैक्सी को शेयर करके भी जा सकते हैं। पर पर्सन 300 रुपये के करीब का किराया लगेगा, 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। ये सबसे बेहतर तरीका होगा और सबसे आरामदायक भी होगा। लेकिन वहीं अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे भी कम फेयर दे करके दार्जिलिंग पहुँचे, तो आप जा सकते हैं सिलीगुड़ी के बस स्टैंड। जो बस स्टैंड में आपको अभी के वक्त 100 से 110 रुपये के बीच आपका टिकट बनेगा और ये बसेस भी 2.5 से 3 घंटे का समय लेंगी और ये बसेस आपको दार्जिलिंग तक पहुंचा देगी। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद सबसे पहला ज़रूरत जो आपको होगा होटल ढूंढना। तो मैं आपको बता दूं, आप बस या फिर टैक्सी इन दोनों मोड से अगर दार्जिलिंग पहुंचते हैं तो ये आपको उतारेंगी दार्जिलिंग के मॉल रोड के पास। मॉल रोड से थोड़े ही आगे पर आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। अगर होटल्स की बात करूं तो होटल्स आप मॉल रोड पर भी ले सकते हैं या फिर आप मॉल रोड से थोड़े आगे गांधी रोड पर जाकर भी होटल्स ले सकते हैं। दार्जिलिंग एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। हालांकि वहाँ की होटल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है। आपको नॉर्मल होटल, सिंगल रूम वाले होटल्स आपको 500 से 600 रुपये से लेकर के 1000-1500 रुपये तक मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप एक बेहतर होटल चाहते हैं तो दार्जिलिंग में आपको 5000 से 10,000 तक के होटल्स भी देखने को मिलेंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप होटल्स दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास लें। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं जब लास्ट टाइम दार्जिलिंग गया था तो मेरा जो होटल था वो बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन के सामने था। जो टॉय ट्रेन का रेलवे स्टेशन है बिल्कुल उसके सामने। वहाँ लेने का फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मैं वहाँ से पूरे मार्केट को देख सकता था, मॉल रोड को देख सकता था, रेलवे स्टेशन को देख सकता था और साथ ही साथ दार्जिलिंग का जो मेन अट्रैक्शन है कंचनजंगा पीक, वो हमारे होटल से सीधा दिखता था। तो आप चाहे तो आप उस होटल को भी ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल नहीं है, मैं बस आपको अपने तरफ से बेहतर जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर आप दार्जिलिंग में और भी ज़्यादा कम बजट में रहना चाहते हैं, वहाँ रुकना चाहते हैं, तो होटल्स के अलावा आपको वहाँ पे रहने की और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि आप दार्जिलिंग में हॉस्टल्स ले सकते हैं। हॉस्टल्स का आपको 300 से 400 रुपये पर बेड पर नाइट का किराया देना पड़ता है या फिर आप चाहें तो कैंप में भी रुक सकते हैं। आपको मेन सिटी से कुछ दूरी पर कैंप की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि कैंप का चार्ज जो है वो 700 से 800 रुपये, 1000 रुपये पर नाइट का मिलता है, जहाँ पर कि आपको फूड भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर आप एक सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अगर आप अपना टेंट लगाकर रुकना चाहते हैं तो दार्जिलिंग में कई सारी ऐसे प्लेसेस आपको मिल जाएंगी मॉल रोड से थोड़े अलग हटके, जहाँ पर कि आप वहाँ के लोकल से पूछकर टेंट भी लगा सकते हैं। अब बात है कि दार्जिलिंग में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं और वहाँ किस तरह से घूमें। तो वहाँ पर आपको मॉल रोड और रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये ट्रैवल एजेंट्स आपको बहुत सारे पैकेजेस भी ऑफर करते हैं। आप चाहें तो सबसे आसान तरीका आपके लिए होगा कि आप उनसे पैकेजेस बुक करवा लें। उनके पैकेजेस बहुत सारे होते हैं, 3 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, जिनमें 3 जगह, 5 या 7 जगह वो डिसाइड करके आपको देते हैं जो दार्जिलिंग की बेस्ट प्लेसेस हैं। और इसके लिए वो चार्जेस पर पर्सन का लेते हैं तकरीबन 700 से 1000 रुपये पर डे का। तो आप ये सुविधा भी ले सकते हैं। आप पैकेज को भी बुक करके दार्जिलिंग का मज़ा ले सकते हैं। आपको इससे भी बेहतर तरीका मैं बताने वाला हूँ। आपको ये जो सारे साइट सीइंग करवाने वाले हैं ये ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा, ये 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं। ये लगभग जितने 7-8 पॉइंट्स हैं सभी 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर लोकल जो टैक्सीज चलती हैं वहाँ पर 10-20 रुपये, 30 रुपये का किराया देकर भी आप जा सकते हैं। या फिर अगर आप एक ट्रैवलर हैं और आप अगर पैदल चल सकते हैं तो इतनी दूरी को आप पैदल चलकर भी कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पैदल जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस होगा।
क्योंकि गाड़ी में बैठे रहना से सिर्फ आप डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं, बट अगर आप पैदल सफ़र करते हैं तो आप पूरे रास्ते का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी बात माने तो आप इन 4-5 किलोमीटर के दायरे को पैदल ही कवर कर लें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर एनजेपी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं और फिर भी अगर आप दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन का आनंद उठाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन से घूम के रेलवे स्टेशन तक एक जॉय राइड कराई जाती है, जहां पर कि आपको टॉय ट्रेन के थ्रू 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे के करीब का ये एक राउंड ट्रिप होता है। इसमें आपको दार्जिलिंग से घूम तक ले जाया जाएगा और फिर घूम से वापस दार्जिलिंग तक ले आया जाएगा। इसमें आपको बेहतरीन नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। इसकी जो टिकट्स होती हैं वो मैं आपको बता दूं, 2 तरह की ट्रेन चलती हैं, एक डीजल इंजन ट्रेन और एक स्टीम इंजन ट्रेन। डीजल इंजन ट्रेन में आपको टिकट बनता है तकरीबन 1200 से 1300 रुपये का, और आपको स्टीम इंजन में 1500 से 1600 रुपये का टिकट बनता है। हालांकि ये जो दूरी है ये सिर्फ 8 किलोमीटर की ही है, लेकिन टिकट आपको 1500 रुपये तक का देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी अगर आप बात करें बजट ट्रिप की, तो मैं आपको बताऊं कि इन ट्रेन्स के अलावा आप अगर टॉय ट्रेन में ही सफ़र करना चाहते हैं तो पैसेंजर टॉय ट्रेन्स भी चलती हैं, जिसमें आपको इन 8 किलोमीटर की दूरी के लिए तकरीबन 30 रुपये से 40 रुपये के बीच का टिकट लगता है और आप बिल्कुल वही इंजॉयमेंट ले सकते हैं इन पैसेंजर टॉय ट्रेन्स के सहारे। जो टॉय ट्रेन्स दार्जिलिंग से लेकर के घूम तक जाती हैं, इनमें आपको ये ट्रेन बीच में एक बार बतासिया लूप भी जाती हैं। बतासिया लूप जो है ये दार्जिलिंग का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जिसे हमारे देश के सैनिकों की याद में भी बनाया गया है। और यहाँ पर जो ट्रेन है वो एक लूप लेकर के चलती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बतासिया लूप रखा गया है। तो आप इन खूबसूरत वादियों के बीच क्वीन ऑफ हिल्स के पूरी जर्नी आप कर सकते हैं इन टॉय ट्रेन्स के साथ में। बतासिया लूप के पास भी ये ट्रेन तकरीबन 10 मिनट के लिए रुकती है। आप ये 10 मिनट में बतासिया लूप को अच्छी तरह से घूम सकते हैं, वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, और वहाँ पर आपको मिलेगा ये दार्जिलिंग, आई लव दार्जिलिंग का एक बोर्ड, जो कि दार्जिलिंग का एक बहुत ही फेमस फ़ोटो शूट के लिए लोकेशन भी है। तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग घूमते वक्त आप जा सकते हैं दार्जिलिंग के हैप्पी वैली टी एस्टेट गार्डन में। हैप्पी वैली टी गार्डन जो है ये दार्जिलिंग का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ के लिए आपको टिकट बनता है 100 रुपये का, और आप यहाँ पर जाकर बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर आपको वहाँ की लोकल ड्रेसेस भी मिलेंगी, जिन्हें आप रेंट पर लेकर भी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, और यहाँ से जो नज़ारे दिखेंगे वो भी बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आप दार्जिलिंग जाते हैं तो बेशक आप दार्जिलिंग में एक रोप वे का सफ़र ज़रूर करना चाहेंगे। यहाँ पर जो रोप वे है इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो 200 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। रोप वे में टिकट बुक आपको पहले कराना पड़ता है। आप दिन में 10 बजे के करीब जा कर के 10 बजे से 2 बजे 3 बजे के करीब तक टिकट मिलता है, तो आप इस बीच में जाकर टिकट बुक करा लें। और जो रोप वे है ये 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलता है। इसमें आपको राउंड ट्रिप की जर्नी मिलेगी, 200 रुपये चार्ज लगेंगे। आप इसमें दार्जिलिंग पे को ऊंचाई से एज ए एरियल व्यू देख सकते हैं और दार्जिलिंग की खूबसूरत हिल्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी रोपवे की जर्नी होगी, जब आप वन साइड रोपवे पे चले जाएंगे, तो उधर जाने पर आपको 10 से 15 मिनट का एक स्टॉपेज भी मिलेगा, जहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ पार्क्स मिलेंगे। उन पार्क्स में जाकर के भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं और आपको वहाँ जाने में भी बहुत ही आनंद आएगा। आप चाहें तो एक तरफ का भी टिकट बुक करवा सकते हैं और वहाँ रुककर आप आराम से रुक सकते हैं, और फिर उधर से दूसरा रिटर्न जर्नी आप टिकट लेकर आ सकते हैं। तो पूरा दिन दार्जिलिंग घूमने के बाद आप शाम को वापस से मॉल रोड आ सकते हैं, या फिर आप चौरस्ता में बैठ करके सनसेट को भी इंजॉय कर सकते हैं। शाम को मॉल रोड आने के बाद आपको यहाँ के ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, यहाँ के मार्केट्स, यहाँ के लोकल साइट सीइंग, आप लोकल लोगों से मिल सकते हैं, लोकल डिशेस खा सकते हैं। आपको मॉल रोड पर शॉपिंग का भी बहुत ही मज़ा आएगा। इसके अलावा अगर मैं खाने की बात करूँ तो मॉल रोड पे आपको वेज और नॉन वेज हर तरह का होटल और खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि दार्जिलिंग के अधिकतर जगह में आपको नॉन वेज ही खाने को मिलता है, फिर भी आप चाहें तो वेजिटेरियन फूड देख सकते हैं। दार्जिलिंग में जो आपके खाने का कॉस्ट आएगा वो कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 120 रुपये के करीब एक टाइम का आपका खाना आएगा। और अगर आप वेज थाली खाते हैं तो, और अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो भी आपको 100 रुपये से 120
इसके बाद आप रात में अपने होटल को जाकर एंजॉय कर सकते हैं और आप अच्छी नींद ले सकते हैं। आप दार्जिलिंग आते हैं तो निश्चित तौर पे आप वहाँ पे टाइगर हिल जाएंगे और वहाँ से सनराइज़ को एंजॉय करेंगे। टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी जो है वो सनराइज़ के लिए बहुत ही फेमस है, जहाँ पर कि आपको एक तरफ से सूरज उगते हुए दिखेगा और वहीं अपने दूसरे तरफ यानी कि सूरज के सामने की तरफ में आपको कंचनजंगा पीक रोशन होते हुए नज़र आएगा। तो टाइगर हिल जाने के लिए आपको अपने होटल से सुबह सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में निकल जाना होगा और इसके लिए भी आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हैं, वो आपको गाड़ी की सुविधा प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी है, दार्जिलिंग के मॉल रोड से 12 किलोमीटर की दूरी है टाइगर हिल की। आप टाइगर हिल जा कर के आप कोशिश करें कि 4 बजे तक या उससे पहले आप टाइगर हिल पहुँच जाएँ और वहाँ के ऑब्जर्वेटरी में आप जाकर के खूबसूरत से सनराइज़ का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी पे आपको बहुत सारे पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स देखने को मिलेंगे जो इन खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वहाँ जाके बहुत ही आनंद आने वाला है। इसके बाद आप वहाँ से वापस आकर के दार्जिलिंग के जू को विज़िट कर सकते हैं, दार्जिलिंग के माउंटेनियर इंस्टीट्यूट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ रामकृष्ण मिशन का एक हाउस भी मिलेगा जहाँ पर सिस्टर निवेदिता रहा करती थी। आप वहाँ जाकर पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। ये देख के भी आपको पुराने इंडिया के बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से निकलने के बाद आप थोड़े ही आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा तेंजिंग रॉक। यहाँ पर एक पहाड़ है जो कि तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आप चढ़ाई कर सकते हैं। 50 रुपये से 100 रुपये के बीच चार्जेस होती हैं, जहाँ पर कि आप इन पहाड़ों को चढ़ सकते हैं। और उसके पास ही आपको एक बड़ा सा मार्केट मिलेगा। इस मार्केट में जाकर के आप बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं। अलावा दार्जिलिंग में आप महाकाल टेम्पल भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट की ऊंची चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से यहाँ से भी आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस ऊंचाई से आपको चाय के बागान और कंचनजंगा पीक भी देखने को मिलेंगी। तो महाकाल टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हैं। अब आप दोपहर के समय चाहें तो रॉक गार्डन भी जा सकते हैं। रॉक गार्डन जाके भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। रॉक गार्डन में आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऊंचाई पर वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही ठंडक और बहुत ही आराम देगा। आप चाहें तो रॉक गार्डन के पास भी आपको कुछ छोटे होटल्स मिलेंगे, वहाँ रुककर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं दार्जिलिंग जाने का सही समय क्या है, तो दार्जिलिंग आप ऐसे पूरे साल जा सकते हैं, बट अगर आप अपने एरिया में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग जाने के लिए आपको अप्रैल मई से लेकर के जून तक का मौसम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जुलाई के बाद दार्जिलिंग में मानसून आ जाता है और मानसून में अगर आप दार्जिलिंग विज़िट करते हैं तो भी ये सफ़र अच्छा रहेगा। हालांकि आपको कुछ कुछ समय पर बारिश देखने को मिलेगी और लगभग सभी जगह बादलों से घिरा हुआ रहेगा। तो बेहतर टाइम होगा कि आप अप्रैल मई से लेकर जून तक जाएं, या फिर आप मानसून के बाद जा सकते हैं अक्टूबर के बाद। अक्टूबर से लेकर के आप फिर फरवरी मार्च तक जा सकते हैं। हालांकि ठंड जो है दार्जिलिंग में वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है, बहुत समय से वहाँ पे स्नोफॉल्स भी नहीं हुए हैं, फिर भी आपको वहाँ पर ठंड 8 से 10 डिग्री के करीब देखने को मिलेगी। तो आप चाहें तो ठंड के दिन में भी दार्जिलिंग विजिट कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग साल के किसी भी महीने में जाएं, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि दार्जिलिंग में आपको जब आपके घर पे गर्मी होती है तब भी दार्जिलिंग में ठंड ज़रूर पड़ती है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर ही जाएँ, आपको वहाँ गर्म कपड़े की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने वाली है। हालांकि दार्जिलिंग में इसके अलावा घूमने की बहुत सारी जगह हैं। आप दार्जिलिंग को जाएं, दार्जिलिंग को विज़िट करें, एक्सप्लोर करें, लोकल लोगों से बातचीत करें, आपको बहुत ही अच्छा कल्चर वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि दार्जिलिंग का पूरा आपका टूर प्लान जो है वो कितने दिनों का होगा, तो दार्जिलिंग के लिए 2 दिन 1 नाइट ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप दार्जिलिंग को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको 3 डेज़ और 2 नाइट वहाँ पर बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना समय वहाँ देते हैं तो दार्जिलिंग सफिशिएंट है इतने दिनों के लिए। इसके अलावा दार्जिलिंग में आपको मिलेगा जापानीज़ टेम्पल, जिसे जापानीज़ पीस पगोड़ा भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं।
दार्जिलिंग में हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज वगैरह आपको मिलेंगी, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन 3 दिन के सफिशिएंट टाइम में भी इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग के रास्ते अगर आप एनजेपी से दार्जिलिंग जाते हैं तो इस रास्ते आपको वहाँ का 2 जगह और मिलेगा, जो कि कुर्सियोंग और घूम। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको कुर्सियोंग और दार्जिलिंग का भी इंडिविजुअल वीडियोस बना के दूंगा कि अगर आप वहाँ चाहते हैं तो वहाँ का आपका टूर प्लान क्या होगा, वहाँ कितने दिनों के लिए आप रुक सकते हैं, वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह है, ये सभी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो अब अगर हम बजट की बात कर लें तो पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 नाइट और 3 डेज सफिशिएंट है। तो इतने दिन का बजट का बात अगर किया जाए तो सबसे पहले खर्च आता है होटल का। होटल तो मैं बजट आपको बताने वाला हूँ पर पर्सन के हिसाब से, बाकी अगर आप जितने लोग जा रहे हैं आप उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर होटल्स की बात करें तो 500, 600, 700 रुपये का आपको जेन्युइन होटल आता है। तो अगर आप 700 रुपये का भी एक होटल लेते हैं तो 3 दिन के लिए आपको 2000 से 2100 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर फूड की बात की जाए तो फूड आपको पर डे का 400 रुपये के करीब लगेगा फूड पर खर्च। तो 3 दिन के लिए फूड का हो जाता है 1200 रुपये। होटल और फूड के अलावा बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका पर डे का खर्च आने वाला है तकरीबन 500 से 600 रुपये का। तो इसके हिसाब से 3 दिनों का आपका खर्च यहाँ भी लगता है 1500 से 1800 रुपये के करीब का। और एंट्री टिकट्स वगैरह को अगर आप ले करके चलते हैं तो यहाँ पर आपका खर्च पड़ता है तकरीबन कुल मिलाकर के 500 रुपये का। तीनों दिन को मिला के 500 रुपये का खर्च पड़ता है। तो हमारा दार्जिलिंग का जो पूरा खर्च आता है वो आता है तकरीबन 5000 से लेकर 6000 के करीब का। लेकिन ये खर्च तभी आएगा अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तब। अगर आप ग्रुप में आते हैं या फिर आप 2 या 3 लोग भी आते हैं तो फिर आपको खर्च कम पड़ जाएगा। होटल का जो किराया है वो जितने लोग आप आने वाले हैं उतने लोगों में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो किराया आपको कम पड़ जाएगा। फिर भी दार्जिलिंग का आप एस्टिमेटेड बजट 5000 के करीब लेके चल सकते हैं। और ये जो बजट मैंने आपको बताया ये मैं आपको सिर्फ दार्जिलिंग का बजट बता रहा हूँ। आप अगर आप किस स्टेट, अपने जिस स्टेट या जिस भी सिटी से आ रहे हैं वहाँ से दार्जिलिंग के आने तक का खर्च आप जोड़ सकते हैं। और मैंने जो आपको खर्च बताया 5000 के करीब का, ये है आपका दार्जिलिंग का खर्च। इसके अलावा अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप इससे भी कम खर्च में पूरे दार्जिलिंग को घूम सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी जर्नी में शेयर टैक्सी, शेयर बसेस वगैरह का यूज़ करते हैं तो फिर आप और भी कम खर्च में दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। तो यही था आज का दार्जिलिंग का टूर वीडियो, दार्जिलिंग की आइटनरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये था हमारा आज का #इनक्रेडिबल इंडिया का पहला वीडियो जो कि दार्जिलिंग को डेडिकेटेड था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जाकर के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप जिस भी जगह से रहने वाले हैं ये प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें, ताकि मैं उस जगह को भी विज़िट कर सकूं और उस जगह की भी वीडियोस बना सकूं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।